अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव नहीं होते हैं तब भी यहाँ चुनाव चल रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इन दिनों इनके बड़े दिग्गज नेता सड़क पर हैं। क्यों? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, क्यों? दरअसल 2024 की स्टेक इतनी बड़ी है कि कोई इस बार थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो सत्ता पक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष के पास क्या घातक हथियार है सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए, आज हम इन सब विषयों पर खुलकर इस डिबेट में चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव ना होते हुए भी चुनाव जैसा माहौल उत्पन्न हो गया है। कैसे? आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जिला जिला घूम रहे हैं। तीनों ने 25-25 जिले बांट रखे हैं और एक एक जिले में जा रहे हैं। बीजेपी ने अपना अध्यक्ष भी बदल दिया। अध्यक्ष कहाँ से लाए हैं? पश्चिम उत्तर प्रदेश से, जाटलैंड से, जाट समाज के एक बड़े नेता को लाए हैं। और 2024 में कोई गफलत न रहे, क्योंकि 36% वोट समाजवादी पार्टी का अलायंस लेके आया था। बीजेपी के अलायंस को 46% वोट था, 10% का फासला। लेकिन वो असेंबली चुनाव था, अब पार्लियामेंट का चुनाव है। इसमें मुद्दे भी अलग हैं, माहौल भी अलग है। और ये चुनाव किसी एक प्रदेश में खड़ा नहीं होगा, पूरे देश में खड़ा करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश 80 सीट, बीजेपी ने 75 का टारगेट रखा है। क्यों रखा है? बीजेपी की तैयारी देखकर लग रहा है कि उसके मन में भी कुछ शंका है, और शंका होनी भी चाहिए। क्योंकि चुनाव बहुत ही हाई स्टेक वाला है, हाई वैल्यू चुनाव है। इस चुनाव के मायने बहुत बड़े हैं और इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी दोबारा से अपना परचम पार्लियामेंट में लहराती है, बड़ी बड़ी बात होगी और इसका संदेश भी बड़ा बीजेपी देगी। अब आ जाइए विपक्ष की तरफ। समाजवादी पार्टी, महान दल शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर के अलग होने के बाद अखिलेश यादव अपने पुराने तेवर में लौट आए हैं। लखनऊ छोड़कर आजकल वो जिलों के दौरे पर हैं और जिलों में वो प्रॉपर मीटिंग्स करते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जनता से भी मिलते हैं, लोगों से फीडबैक भी लेते हैं और अपनी सरकार में रहते हुए जो योजनाएं चलाई थी वहां का दौरा भी करते हैं। अखिलेश यादव सड़क पर उतर आए हैं लड़ने के लिए। उन्हें भी समझ आ गया है कि 24 की लड़ाई लखनऊ से नहीं लड़ी जा सकती, बीजेपी की तरह उन्हें भी ज़मीन पर आकर लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया। आजकल जिलों के दौरे उन्होंने बढ़ा दिए। पार्टी संगठन में सदस्यता का अभियान शुरू किया है। अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर में एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन समाजवादी पार्टी करने जा रही है। कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। जो कार्यकर्ता चुनाव की हार की वजह से हताश थे, उनकी हताशा को दूर करने के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जोश बना रहना चाहिए। तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी वाले चार्ज हो गए हैं? पहली बात। इस बार संगठन और समीकरण, संगठन का मतलब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके लीडरशिप और सबको काम, और समीकरण, जब मैं समीकरण कहूँ तो उसका मतलब जातीय समीकरण से होता है, और जातीय समीकरण, इन सबको साधना बड़ी बात है। अभी तो ये देखना पड़ेगा कि जो गए हैं वो उनका क्या भविष्य होगा, क्या वो बीजेपी की तरफ जाएंगे या वापस लौटकर समाजवादी अलायंस का हिस्सा बनेंगे। क्यों? क्योंकि चुनाव के वक्त का माहौल ही तय करता है कि पलड़ा किधर भारी है। आप याद करिए, असेंबली इलेक्शन के वक्त बीजेपी से बहुत नेता टूट कर पहुंचे थे। कहाँ? समाजवादी पार्टी। होड़ सी मच गई थी, भगदड़ का माहौल था। लेकिन अब क्या वो स्थिति है? और क्या उस तरह के नेता आप कोई रिस्क लेना चाहेंगे या लेंगे? अब आइए कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन अभी भी यूपी को लेकर कांग्रेस के पास कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है। बीएसपी, अंदरूनी तैयारी शुरू हो गई है। मायावती बैठक पे बैठक ले रही, कभी दिल्ली कभी लखनऊ। महिला विंग भी बुलाई जा रही, यूथ विंग भी बुलाई जा रही, मेन पार्टी बुलाई जा रही। सब जगह से फीडबैक भी लिए जा रहे हैं। आकाश आनंद भी आजकल सक्रिय हैं। सतीश मिश्रा थोड़ा नेपथ्य पे चले गए हैं। पार्टी इस वक्त आकाश आनंद को आगे बढ़ा रही है और मायावती खुद लीड कर रही है। नतीजा क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन बीएसपी भी अपनी तैयारियों में लगी है।
आपको ये बताने की मैंने, और इसके अलावा और भी पार्टी से अपने आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल है, ये सब भी अपनी अपनी तैयारियों में लगे। राष्ट्रीय लोकदल ने ऐलान किया है कि वो स्थानीय निकाय के चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। यानी मामला अभी बीजेपी को ताल ठोकने वालों की कमी नहीं है, और उत्तर प्रदेश ही वो जगह है जहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी चुनौती देने के लिए कभी भी ताल ठोक सकता है। आज पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं बीजेपी से, IP सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, हेमंत तिवारी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सुरेंद्र सिंह राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, दीपक मिश्रा PSPL से हैं, और KP मलिक जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे और भी ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई राकेश त्रिपाठी जी, अभी तो हम लोग 2022 में चल रहे हैं, लेकिन इस तरह से आपके नेता लोग दौरा कर रहे हैं जैसे लग रहा है चुनाव बस अब कुछ महीने बाकी है। तो क्या कुछ और प्लानिंग है क्या आप लोगों की? कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो केवल चुनाव देख करके ही सक्रिय होते हैं, बरसाती मेढक की तरह से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर निश्च चलने वाला एक जीवंत संगठन है, जिसके लिए चुनाव एक केवल कार्यक्रम है। हम अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, और उन कार्यक्रमों में राजनीतिक तौर पर हमारे लिए एक चुनाव कार्यक्रम है। चुनाव में चुनाव लड़कर के संख्या बल लेकर के आना, सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता के माध्यम से अपनी जो जनता की सेवा करने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना। भारतीय जनता पार्टी सत्ता हो या नहीं हो, जनता की सेवा करना ही अपना मुख्य लक्ष्य मानती है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का सिद्धांत है, एकात्म मानव दर्शन के साथ हम उस पर आगे बढ़ते हैं। और इसलिए हम प्री प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग का काम करते हैं, पूर्व योजना, पूर्ण योजना। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता इसी नाते हमेशा लगातार सक्रिय रहते हैं जनता के बीच। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? ऐसा क्यों प्रतीत होता है? कार्यकारिणी भंग कर दी थी, कार्यकारिणी भंग किए हुए कितना समय हो गया? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के दबाव में है? नहीं, हम बिल्कुल विपक्ष के दबाव में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, हमारी अपनी कार्य पद्धति है, और इस कार्य पद्धति में जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन समाजवादी पार्टी की तुलना में आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2017 को नरेश उत्तम पटेल को समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था। यद्यपि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाने के बाद भी उनके पास सीधा कोई दायित्व नहीं है, उनकी आपको कहीं कोई सीधी भूमिका नहीं दिखाई पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य जी को अध्यक्ष बनाया, केशव जी को अध्यक्ष बनाने के बाद महेंद्र नाथ पांडे जी को अध्यक्ष बनाया, स्वतंत्र देव सिंह जी का कार्यकाल उसके बाद पूरा हुआ, और अब भूपेंद्र चौधरी जी के रूप में चौथा प्रदेश अध्यक्ष। यानी हमने 4 प्रदेश अध्यक्ष बना करके लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में कैसे चेतना आ सकती हो, ऊर्जा आ सकती हो, नयापन आना चाहिए, नूतनता आनी चाहिए, हम लगातार इस बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन इनकी ये यहां ठहरा हुआ जल, बिल्कुल ठहरा हुआ शांत, कोई उसमें हलचल नहीं, और ठहरा हुआ जल हमेशा। आपको इतनी दिलचस्पी है कि इनके अध्यक्ष कौन होना चाहिए, 2 होने चाहिए कि 4 होने चाहिए, 1 होने चाहिए कि 5? ये आपको इतनी दिलचस्पी इनके संगठन में क्यों है? ब्रजेश जी, मैं मानता हूं कि राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन के लिए होता है, इस पर सबकी टीका टिप्पणी करने का अधिकार होता है जी। ये किसी व्यक्ति का पारिवारिक संगठन नहीं है, किसी परिवार के भीतर की बात नहीं है। यह बात सही है कि समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट परिवार की लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करती है, बसपा भी एक व्यक्ति के लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करती है। इसलिए ये उनके लिए समस्याएं जरूर उनको लगती है कि इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सवाल से कभी पीछे नहीं हटती। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम पर, हर कार्य पद्धति पर मुक्त चिंतन होता है, और जनता को पूरा अधिकार है उस पर टीका टिप्पणी करने का, पत्रकारों को भी पूरा अधिकार है उसका विश्लेषण करने का। हम इस विश्लेषण से अपने आप को परे नहीं रखते हैं। हाँ, सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए जहां परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलती हैं, वहां यह जरूर समस्या है कि उनके अध्यक्ष पर टीका टिप्पणी क्यों हो रही है। ये 25-25 जिले क्यों बांट रखे हैं आपस में? ये क्या कौन सी रणनीति है? पब्लिक लाइफ है, बताइए सबको। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि जवाबदेही का सिद्धांत होना चाहिए। 25-25 जिलों की मॉनिटरिंग करने का हम नए नए प्रयोग करते रहे हैं। इससे पहले भी कई प्रकार के प्रयोग किए हैं। हमने जिले के प्रभारी मंत्री का भी एक दायित्व सौंपा था, हमने फिर मंडल के प्रभारी मंत्री समूह का एक दायित्व सौंपा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी सीधा उत्तरदायित्व तय करने का काम। और भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने का, हमारा संगठन के भीतर भी हम जिला प्रभारी बनाते हैं, मंडल के प्रभारी बनाते हैं, क्षेत्र के प्रभारी बनाते हैं, प्रदेश के प्रभारी होते हैं। हम मानते हैं कि इस प्रकार के कार्य की गुणवत्ता बेहतर होती है और परिणाम अच्छे निकल करके आते हैं। आपके मित्र IP सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। IP सिंह जी, बहुत शुक्रिया।
फाइनली अखिलेश जी निकल ही आए और जिलों के दौरे पे जा रहे हैं। अभी तो 3-4 जिले में मैंने सुना दौरा करके आए हैं, फिर निकल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजभर के तानों की वजह से अखिलेश जी जिलों के दौरे पे निकले हों? ब्रजेश जी, राजनीतिक सवाल होते हैं तो राजनीतिक उसके जवाब होते हैं। इस सवाल का मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन 21वीं सदी में 4 अहम लोकसभा के चुनाव हुए, क्योंकि रिगार्डिंग हम 2024 के लिए आज बहस कर रहे हैं। आपने शुरुआत भी इस बात की करी है। तो 2 चुनाव विपक्ष जीता था, 2004 और 2009। 2004 में बीजेपी का साइनिंग इंडिया और फील गुड जैसे बड़े नारे थे। स्टाल बड़ा चेहरा जो है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और 2014 के बाद बीजेपी 2 बार सत्ता में रही है। तो 21वीं सदी के 4 जो चुनाव हुए वो बराबर पर छूटे हैं। 2 बार विपक्ष रहा है, 2 बार बीजेपी की सरकारें केंद्र में है, अभी चल रही है। तो जो अगला चुनाव है जो 1.5 साल बाद होना है, जिस तरह की परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से पटेल नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश में 37% वोट शेयर समाजवादी पार्टी का है। नहीं, बिल्कुल, अगर वो नीतीश कुमार पटेल हैं तो हम बताएंगे वो पटेल हैं। बताओ ये किसी मैं कहता हूं वल्दियत भी लगा दो, मुझे कौन सी प्रॉब्लम? ये पर्सनल ये मामला नहीं है कि अगर वो पटेल समाज से है तो उत्तर प्रदेश और देश की गुजरात की जनता को जानने का हक है भारत सरकार, भारत समाचार के माध्यम से, कि वो पटेल समाज के बड़े नेता हैं और लगातार वहां मुख्यमंत्री रहे। परिस्थितियां तेजी से बदली हैं और जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, आप विश्वास करिए बीजेपी फिर एक बार 180 से नीचे सीटों पर रहने वाली है। जो बीजेपी दमखम दिखाने की बात करती है ब्रजेश जी, वो बीजेपी 5 बड़े चुनाव हारी है। मैं 91 की 96 की बात नहीं करूंगा। 2002 का चुनाव बीजेपी हार गई, 2004 का चुनाव हारी, 2007 हारी, 2009 हारी और 2012 हारी है। 5 बड़े चुनाव बीजेपी हारी है ब्रजेश जी। ये बात बीजेपी को ध्यान रखना होगा। बहुत रिसर्च करके आए हैं, दौरे से कुछ नहीं होता। बीजेपी के अंदर गंभीर सिर फुटवल है। आज जिस तरह से सबसे खास अफसर अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन नहीं दिया गया, ये योगी आदित्यनाथ का घोर अपमान किया है केंद्र ने। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी अपने में बहुत बुरी तरह उलझ गई है। मुख्यमंत्री का कद उनका छोटा किया जा रहा है। भाई तो केशव मौर्य क्या है? कौन सी चिंता हो रही है अगर कद छोटा हो रहा है? 100 काल संवैधानिक रूप से नहीं, 100 काल उप मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 25-25 जिले 2 कैबिनेट मिनिस्टर को दे देना, मुख्यमंत्री के पद को उनके कद को कम करना। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2004 और 2009 का परिणाम लेकर आएगी। और समाजवादी पार्टी ब्रजेश जी 2004 की तरह 39 प्लस सीटें माननीय नेताजी को एक बार 39 प्लस सीटें देने जा रही है और 100% विपक्ष की सरकार केंद्र में होगी। निरंतरता अखिलेश यादव जी की बनी रहेगी या फिर ये अभी फौरी तौर पर ये दौरे हो रहे हैं? 40-42 जिलों में जा चुके हैं। मार्च से जब से परिणाम आया है ब्रजेश जी, चाहे सिद्धार्थनगर हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे महोबा हो, चाहे बांदा हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे इटावा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, चाहे बस्ती हो, ऐसे 42 जिलों का दौरा कर चुके हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश की मीडिया और देश की मीडिया उन दौरों को नहीं दिखाती, लेकिन एक नाजायज बात अगर बीजेपी का कोई मंत्री करता है, कोई नेता करता है, तो पूरे देश में उस पर डिबेट होती है जी। क्या जब वो ललितपुर गए थे, जिस तरह से वहां घटनाएं हुई थी, क्या उसको दिखाया गया? क्या अभी मथुरा में हुआ? क्या अभी गाजियाबाद में हुआ? क्या अभी नोएडा के अंदर हुआ? त्यागी परिवार की उस महिला को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, पुलिस ने बेइज्जत किया, ये क्या इस पर चर्चा होगी? क्या इस पर और चैनलों में डिबेट होती है? नहीं होती है। थैंक यू आईपी सिंह जी। मैं आपके मित्र सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया। ये दोनों तो एकदम नगाड़ा उगाड़ा बजा के, सेना उन्ना लेके, तलवार वलवार लेके एक दूसरे के सामने हैं। आप कहाँ हैं? देश बचा रहे हैं, आज की डेट में भारत को जोड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता के खिलाफ
परचम लहरा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ डंका बजा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपहरण कर लिया है, चीरहरण कर रही है, उनके खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और 7 तारीख से श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम पूरी यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा का जो प्रतिफल है वो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मजबूत डंके के रूप में आएगा, बेरोजगारी के खिलाफ आएगा, जो रोजगार विहीन विकास की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो हम लोग तो बहुत पूरे भारतवर्ष में भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, देश धर्म जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा का पूरा संगठन इस वक्त 4 तारीख को महंगाई के खिलाफ दिल्ली में एक बड़ी रैली कर रहा है। तो हम लोग तो सड़क पर हैं सर, और तो कहीं नहीं। आप राष्ट्रीय स्तर पर तो आपने अपने प्लान की चर्चा की, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या प्लान है, इस पर तो आप गोल कर गए सवाल। सर उत्तर प्रदेश भी तो देश का हिस्सा है ना, यहाँ के लिए बताओ ना सर। उत्तर प्रदेश भी देश का हिस्सा है। हेमंत जी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या प्लानिंग है आपकी। उत्तर प्रदेश भी देश की तरीके से बेरोजगारी पर क्या नाम हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई पर लड़ रहे हैं हम लोग। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा सांप्रदायिकता के, उसमें बुलंदशहर से वो यात्रा भी होकर के जाएगी। और इसके अलावा हमारी छोटी छोटी यात्राएं हर जिले से निकल करके बुलंदशहर पहुंचेंगी। तो ये सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, एक बात आप पूछ रहे हैं, पहले से मैं बता देता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष अभी तक नहीं आया। देखो, मैंने सवाल भी नहीं किया, ये अपने से बोलने लगे। ठीक, हम जानते हैं ना। तो हम हमारा तो हम तो मेरा अगला सवाल यही था कि भैया कह के गए थे आप डिबेट में, ब्रजेश राकेश त्रिपाठी से वादा करके गए थे कि कांग्रेस का एक अध्यक्ष देंगे। वो तो त्रिपाठी जी को मैसेज आया कि इनसे पूछ लीजिए कि भाई अध्यक्ष कब आएगा। वो मैं नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर प्रवक्ता, मेरा साथी प्रवक्ता भी मेरी ही भाषा बोलेंगे, तो हम उनकी बात को आगे। आपने कहा था कि जल्द आएगा, तो भैया जल्दी कब आएगा? हम निश्चित तौर पर आपसे कह देते हैं, अगर आपको डेट चाहते हैं। हाँ। तो हमारे जो चुनावी कार्यक्रम है उस समय तक का राष्ट्रीय क्या नाम प्रदेश अध्यक्ष अक्टूबर में हाँ आ जाएंगे सर, क्योंकि अब राष्ट्रीय अगस्त है अभी नहीं, सितंबर आ गया कल, सितंबर। तो मैं आपको बताऊं कि अब आपको अगले कई दिनों में आपको राष्ट्रीय क्या नाम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भी मिल जाएगा, पूरी कार्यकारिणी भी मिल जाएगी आपको। और निश्चित तौर पर चुनाव के साथ हमारे विलंब तो नहीं हो रहा है? आपको लगता नहीं कि कांग्रेस विलंब क्यों कर रही है? कारण नहीं समझ में ये इस बात, अध्यक्ष ही तो चुनना है। इस बात को बगैर किसी लाग लपेट के मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ विलंब हुआ है। इसको हम मतलब आपसे कोई वो नहीं करते, विलंब हुआ है, उसके कारण अलग हैं, लेकिन विलंब तो है। राजनीतिक प्रक्रियाएं में अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राकेश त्रिपाठी ये क्यों बार बार ताने देते रहते हैं सब डिबेट में कि कांग्रेस तो लड़ी नहीं रही है? राकेश त्रिपाठी जी का अभिमान है। आज की डेट में प्रतिपक्षियों का अपमान करने की भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई। राकेश जी की तो खैर कम है थोड़ा सा, लेकिन हाँ और लोगों की बहुत ज्यादा है। तो ये प्रतिपक्षियों का अपमान करने में, अभी जैसे कह रहे थे कि हम लोग चुनाव में ऐसा करते हैं वैसे, सच्चाई ये है आज की डेट में कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी पे मुझे 1-1.5 मिनट खाली दे दीजिए। ये इस समय सिर्फ इन्हें ना जनता से मतलब, ना महंगाई से मतलब, ना बेरोजगारी से मतलब, ना चीन की सीमा के विवाद से मतलब कि चीन कितना अंदर घुसाया, ये सिर्फ एक चुनाव लड़ने की मशीन भर बन गए हैं। आज की डेट में चाहे आंतरिक रूप से इनके द्वंद्व हो, चाहे बाह्य द्वंद्व हो, किसी भी द्वंद्व को ये निपटाने में सक्षम नहीं, महंगाई को निपटाने में सक्षम नहीं, लेकिन हाँ 4 अध्यक्ष देने में सक्षम है। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है? 2017 से लेकर के साहब हमने 4 अध्यक्ष दे दिए। ये इनकी उपलब्धि ये नहीं है कि दूध का दाम इन्होंने कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, बेरोजगारी खत्म कर दी या महंगाई कम कर दी। इनके आज की डेट में सबसे बड़ी यूएसपी है कि साहब हमने 4 अध्यक्ष दे दिए। हमारा अगला अध्यक्ष होगा वो किसी को नहीं पता। ये नहीं बताते त्रिपाठी जी कि हर बार पार्लियामेंट के चुनाव के पहले बीजेपी का अध्यक्ष त्रिपाठी जी के समाज का होता है, तो इस बार नहीं है। जब त्रिपाठी जी इस पे न बोलेंगे। जब त्रिपाठी जी के समाज का नहीं हुआ तब त्रिपाठी जी की पार्टी ने मुंह की खाई है। आप 2004 का उठा लीजिए, 9 सीटें 10 ये तो आप टोटका बता रहे हो। नहीं, अरे आप बताइए, कलराज मिश्रा जी थे, उसके बाद पंडित लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी थे, उसके बाद महेंद्र नाथ पांडे जी थे। 2004 के 2000 आप उठा लीजिए आपके सामने। मैं आपसे एक बात सिर्फ और महत्वपूर्ण कह रहा हूं सर, भारतीय जनता पार्टी को क्या आज की डेट में यह कहने का हक है कि साहब फलाने के अध्यक्ष तो नहीं है? क्या इनका आज तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? कभी चुनाव हुआ है इनके यहां? आप हमें बताइए। और क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर भारतीय जनता पार्टी चलने की स्थिति में है? क्या राकेश त्रिपाठी ये कहने की स्थिति में है कि 2024 में हम कोई नया प्रधानमंत्री पद का दावेदार देंगे? इनकी हिम्मत, हैसियत या हौसला है ये बात कहने का? नहीं है।
क्यों? क्योंकि आज की डेट में ये लोग दूसरे के ऊपर तो आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने ऊपर ये आरोप सहने की स्थिति में नहीं रहते। बताएं राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता, कि साहब 2024 में नरेंद्र मोदी के अलावा ये संभावित चेहरा है हमारा, अगर इनकी हिम्मत हो तो बताएं। दीपक मिश्रा पीएसपीएल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। विपक्ष की तैयारियों से आप संतुष्ट हैं कि वो बीजेपी का मुकाबला क्या कर पाएंगे? बीजेपी का टारगेट है 75 और एक तो और नेता ने उत्साह में कह दिया 80 में 80। देखिए ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो पूरे राष्ट्र को गणेश उत्सव और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। लोकमान्य तिलक ने इसकी स्थापना गणतंत्र की मजबूती के लिए किया था और ये काम आप भी कर रहे हैं अपने डिबेट के माध्यम से। हम सब फकीर उसी सिलसिले के हैं। दूसरा, प्रिय अनुज राकेश जी को जन्मदिन की भी शुभकामनाएं आज हम लोग के बीच में। हाँ, जिनका बर्थडे है भाई, उनको बधाई। राकेश जी, उम्मीद करता हूं कि यह एकात्म मानव दर्शन का नाम ले रहे हैं, अच्छी बात है। इनकी पार्टी एकात्म मानव दर्शन पे बात भी करेगी। जैसे पहले प्रवक्ता होंगे जिनको लाइव टीवी पे जन्मदिन की बधाई मिल रही है। सौभाग्य है, ग्रेट गिफ्ट। सौभाग्य है, भाग्य के भरोसे भाजपा भी चल रही है, भाग्य के भरोसे भाग नहीं, मतलब ये तो आज जन्मदिन है इनका। बस दूसरी सबसे बात, एक गंभीर बात है, कल शिवपाल सिंह जी धरने पर बैठे। 18वीं विधानसभा के वह पहले सबसे बड़े नेता हैं जो राजनारायण जी और नेताजी की परंपरा करते हुए धरने पर बैठे। क्यों बैठे? इसलिए बैठे कि संविदा कर्मियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। 4 अध्यक्ष भाजपा ने दिए स्वागत, अरबपतियों की संख्या 4 गुना बढ़ी, इसका भी स्वागत। 2 आदमी तो अमेरिका और चीन के अरबपतियों को भी पीछे कर दिए, इसका भी स्वागत। लेकिन यह तो बताइए कि 130 लाख लोग से अधिक लोग क्यों भूखमरी के कगार पर हैं? क्यों बच्चों के मुंह से निवाला क्यों छीना जा रहा है? गरीबों के मुंह से क्यों? कल की घटना बता दूं, बारिश बहुत हो रही थी, एक महिला महोदय गिर गई, गरीब थी, थोड़ी हो सकता है विक्षिप्त हो, पानी के धार में अपने को रखी थी ताकि अपने अंग को छुपा सके। यह स्थिति लखनऊ में है। हम रामराज का स्वप्न देख रहे हैं, गांधी का रामराज, तुलसी का रामराज, राम प्रताप विषमता खोई, विषमता तो बढ़ रहा है। शिवपाल जी धरने पर बैठे, पर शिवपाल जी के तो कुछ और बोलते हैं, वो कह रहे हैं सरकार ठीक काम कर रही है और आप नहीं, कुछ और बोल रहे हो। मैं फिर बता रहा हूं, आपस में कंसल्टेशन नहीं है। बिल्कुल है। शिवपाल सिंह जी जहां पे भाजपा के काम अच्छे होंगे, प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, अच्छा काम करेंगे, साधुवाद। हम एकांगी दृष्टिकोण के साथ कोई काम नहीं करते, हम पूर्वाग्रही या दुर्वाग्रही नहीं है, अच्छे काम की तारीफ। लेकिन जो गलत काम होगा उसको भी तो आईना दिखाएंगे। आप ये बताइए, आप कह रहे हो भुखमरी है, गरीबी है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, सब तो गिना डाला आपने, छोड़ा क्या? बिल्कुल। तो फिर तारीफ क्यों करते हो? तारीफ इसलिए करते हैं कि जहां ये ईमानदार है वहां तो करे, कम से कम अन्यायी तो ना बने इनकी तरह। है दूसरी बात, आप ये कोई असमंजस तो नहीं आप लोगों? कोई असमंजस नहीं, हमारी तस्वीर साफ है। अभी आप देखिए लखनऊ के गलियों में सिर्फ 2 प्रदेश अध्यक्षों का शानदार स्वागत हुआ, एक भाजपा के और एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य जी का। बाकी कहां है मैदान में? आपने सवाल किया कि प्रतिपक्ष की तैयारियां क्या हैं, तो मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जो बड़े नेता हैं, 2-3 साल में हम बड़े हो जाएंगे, उनकी तैयारी नगण्य। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों में बहुत विशेष रुचि रखते हैं। हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कुछ भी तैयारी 2024 के लिए 2022 में शुरू हो गई है, इतनी एडवांस तैयारियों का चलन था नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष या छोटी पार्टी या बड़ी, सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से निकल आए हैं मैदान में। जी, ब्रजेश जी, सबने बधाई दी राकेश जी को, तो मेरी ओर से भी उनको जन्म दिवस की इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बधाई, और बधाई के साथ एक निवेदन भी। भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से जितना तेजी से, जितने पेस के साथ कामयाबी के सोपान चढ़ रही है, मुझे लगता है उसमें श्लाघा भाव कम रहा है। राकेश जी ने प्रथम प्रश्न के उत्तर में अपनी बातें कही कि हम बहुत अच्छा करते हैं, अच्छी बात है, अच्छा करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, ये तो सर्वविदित है। लेकिन अकारण अपोजिशन को बरसाती मेढक जैसा शब्द से विभूषित करना मुझे लगता है कि अनौचित्यपूर्ण है, इसको जनता भी देखती है। लगातार जीते, आपके शब्द, आपके भाव और आप जो
आपके अभिव्यक्ति है उसका भी जनता आकलन नहीं, आपका करती है। ऑब्जेक्शन ऐसा नोट किया गया बरसाती मेढक वाला, करेक्ट। नहीं वो नहीं, मैं वो तो और कोई ये कुछ कह राजपूत सकता जी भी है। सबको हैसियत बताया करते हैं, थोड़ा इनके लिए भी तो टोक दो। अब राजपूत जी हमें कुछ टोकूंगा तो बोलेंगे। राजपूत जी पहले कांग्रेस की हैसियत देखनी चाहिए, फिर दूसरे की हैसियत देखनी चाहिए। 2 विधायक, एक राजपूत जी हैं जो डंका बजाए रहते हैं, मोर्चा लिए रहते हैं भारत समाचार से लेकर के दिल्ली के चैनल्स पर, वरना कांग्रेस ढूंढने पे मिलती नहीं है। दुर्भाग्य है, तकलीफ होती है, क्योंकि अभी भी मेरा मानना है कि 89 तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस ने सरकार चलाई, अभी भी बहुत से मसलों को देखते उसकी याद आती है कि बहुत कुछ चीजें बहुत अच्छी थी और कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है। ये थोड़ा दुखद है, लेकिन दुखद होने के कारण भी लोग समझ रहे हैं क्यों ऐसा है जी, उस पर चर्चा बाद में। फिर भी हैसियत तो ये बताइए, ये 25-25 जिला बांटे हैं और अखिलेश यादव भी उतर आए हैं और कांग्रेस भी अपना ये कर रही है प्रोग्राम, और निकाय का चुनाव भी लड़ने का ऐलान आरएलडी ने कर दिया है। इन सब की तैयारियों को देखते हुए आपको लग रहा है कि 24 में मुकाबला ठीक ठाक होगा? मुकाबला कैसे ठीक होगा मुझे बताएं, जब अपोजिशन ही हमको 50 ओवर में 550 रन बनाने की आजादी दे देता है और खुद उसकी क्षमता नहीं है, उससे जो अपेक्षित हो करता नहीं है। आज इस बात की याद दिलाने की जरूरत पड़ती है कि अखिलेश यादव जी 2022 का इलेक्शन हारने के बाद 26 जिले में गए हैं, 5 जिले में गए हैं, जो सबसे बड़े अपोजिशन है, जिनसे ज्यादा उम्मीद अपोजिशन में किसी को नहीं है, जिन्होंने एक बहुत अच्छी टक्कर का माहौल दिया था। 2022 के असेंबली इलेक्शन के 2 महीना पहले उत्तर प्रदेश का माहौल एकदम अलग था, भाजपा परेशान थी। परिणाम लेकिन देखिए, तो ऐसी सूरत में निश्चित रूप से जो एग्रेसिव बैटिंग करेगा, जो प्लान बैटिंग करेगा, जो माइक्रो मैनेज्ड इलेक्शन लड़ेगा, जो गली गली जाएगा, जो इलेक्शन के बाद ही अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाएगा। मार्च में परिणाम आया और मई में केंद्र सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी लग गई कि देखिए यूपी में लोकसभा की कौन कौन सीट हम लोग क्यों हारे थे, इसका दुरुस्तीकरण कैसे हो सकता है। वो तैयारी करेंगे, तो जो तैयारी करेगा, यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का की मुझे ये समझाइए कि इतनी एडवांस तो प्रिपरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है इन लोगों को? देखिए, ऐसा है कि जनता जागरूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं। जनता अब लोगों के बहकावे में नहीं आ रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उस ऐसा व्यंजन तैयार किया है, हर कारक रखा है, हर मसाला उसने जोड़ा है। अब आप देखिए, जो सबकी मजबूतियां थी, जात पे पकड़, वर्ग पे पकड़, और फिर हिंदुत्व का एक बृहत्तर अम्ब्रेला तैयार करना, एक ब्रॉडर अम्ब्रेला तैयार करना। आप जाति जोड़ते थे, उन्होंने पूरा हिंदुत्व जोड़ लिया, तो बहुत आगे आपसे, आप कैलकुलेट कर लीजिए अंक गणित। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत नियोजित तरीके से सब कुछ किया है 8 वर्षों से। और आज भी मेरा कहना है, सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी और मुकाबले बहुत भारी है। मैंने असेंबली इलेक्शन के पहले जब ये कहना शुरू किया, ब्रिजेश जी आपकी कई डिबेट में पहले चढ़ के, मतदान के पहले मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की एज है, ठीक ठाक एज है, जबकि 2 महीने पहले अखिलेश यादव या परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए थे, कुछ सीधे नेक एंड नेक फाइट दे रहे हैं। फिर भी वही हुआ, आज भी वही हुआ है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पूरी डिबेट का लपोलुआब, वो परिस्थितियां अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम से नहीं है जो 2 महीने पहले दिख रही थी। इस वक्त उत्तर प्रदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव है, कारण बिहार की बदली राजनीतिक परिस्थितियां, और कारण आशंकाओं के घेरे में महाराष्ट्र की परिस्थिति। ये पटेल नीतीश कुमार का मतलब आप क्या समझते हैं? पटेल मतलब कुर्मी मतलब जात मतलब उत्तर प्रदेश में चुनाव की सच्चाई। आईपी सिंह ये भी तो कह सकते थे नीतीश कुमार पटेल, पर इन्होंने ये क्यों कहा पटेल नीतीश कुमार? ये आईपी सिंह जी पहले जिस पार्टी में होते थे, उस पार्टी के एक बड़े नेता होते थे। 91 में कल्याण सिंह की सरकार में पहले राज्य मंत्री, फिर पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री हुए। जिंदगी भर राम कुमार वर्मा लिखते रहे, इनके बड़े मित्र थे आईपी सिंह जी के। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ महामंत्री होते थे और वो लखीमपुर से विधायक होते थे।
जब मंत्री हुए तो राम कुमार वर्मा पता नहीं कुछ वर्ष बाद उनको एकदम दिमाग में आया, नाम लिखना शुरू किया, पहले पटेल इन्वर्टेड कामा में पटेल राम कुमार वर्मा। तो साहब आजकल जात बताने की बड़ी सख्त जरूरत आ पड़ी है, और ये सच्चाई है। हेमंत जी शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपकी बाकी विचारों को भी सम्मिलित करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, इस वक्त पॉलिटिकल कॉरिडोर और पावर कॉरिडोर में क्या चल रहा है, और इन राजनीतिक दलों में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष 2024 की जो उत्सुकता है और जो तैयारी, इतनी एडवांस प्रिपरेशन की वजह? देखिए, चूंकि अभी निकाय के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद तुरंत बाद फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में तैयारी के रूप में अगर आप देखें तो दो ही दलों के पास सांसद और विधायक हैं मजबूत। विधायक संख्या अभी चुनाव होके निपटा है, 5 महीना हुआ विधानसभा का चुनाव का, 6 महीना, और उसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। 100 से ज़्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के पास हैं, बाकी भाजपा के पास। कांग्रेस और बसपा सब लोग उसका नंबर जानते हैं, उनको बुलाने के लिए, देखने के लिए टिकट लगता है कि विधायक कैसे हैं जो जीते हैं, 1 और 2। अब बात आती है कि तैयारी करना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, और कई बार लंबा संघर्ष होता है। बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार है, तो अब ये साफ है कि विपक्ष को 10 साल का संघर्ष, अभी 5 साल बीता है, 5 और करना है। अब सबसे बड़ा विपक्ष अखिलेश यादव हैं। अगर वो निकलते हैं और संघर्ष करते हैं, क्योंकि वो नेता विपक्ष भी हैं, उनकी अब एक नैतिक जिम्मेदारी है कि भाई सड़क पे उतरिए। समाजवादी पार्टी में एक समय में जेल भरो आंदोलन बहुत चला करता था जब मुलायम सिंह यादव थे। अब लाठी खा लेंगे, ट्विटर पे कर लेंगे, अधिवेशन हो जाएगा सब, लेकिन जेल जाने से डरने लगे हैं। जेल जाना पड़ेगा। सड़कों पे जो उतरता है तभी वो जनता की निगाह में आता है। बिना संघर्ष के हलवा थोड़ी भाई कि अब राजनीति में आप खा लेंगे और निकल जाएंगे। बीजेपी देखिए, आप एक ज़माना था कि उसके पास बहुत कम विधायक हुआ करते थे, लेकिन आज उसको प्रचंड बहुमत मिलता है। बड़ा लंबा संघर्ष किया, हालांकि जिन लोगों के नेतृत्व में किया वो पीछे छूट गए, नए नए लोग आ गए, लेकिन पार्टी तो जिंदा है। देखिए, सियासत में बिना सड़क पर उतरे आपको कुछ नहीं मिलना है। जनता के मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा। महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, ये हमेशा चुनौतियां बनती रहती सरकार की। किसी की सरकार आ जाए, विपक्ष को चाहिए इनको हथियार बनाए, इस पर लड़े। अब थोड़ा टेक्नोलॉजी का भी युग है, उसका भरपूर इस्तेमाल करे। लेकिन अगर आप देखें तो विपक्ष में अखिलेश यादव के अलावा संघर्ष करने वाला कोई नेता नहीं है। और कांग्रेस तब लड़ती है जब राहुल या प्रियंका आए, अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। मायावती खाली रैली करने जिले में जाती हैं, और जब मुख्यमंत्री थी, जब जाती थी तब वहाँ बैरिकेटिंग बल्ली लगा दी जाती थी, जनता से मिल ही नहीं पाते थे लोग। तो लखनऊ में बैठ के वो सभा करती हैं। अब 4 ये बड़ी पार्टियां हैं। बीजेपी ताकत में, उसके यहाँ भीड़ है, अत्यधिक भीड़ है, उनके पास तो संभालने के लिए, पद बांटने के लिए कम पड़ रहे हैं, तो उनकी जीत चल रही है। अब ये जो चुनाव 2024 का है, ये एक सीधी टक्कर है। भाजपा ने कहा है कि हम 75+ जीतेंगे, विपक्ष को रोकना है। विपक्ष को नीतीश कुमार का नाम इसलिए आया कि बिहार वो एक उनके लिए रोल मॉडल बन सकता है। एक उम्मीद की किरण जगी है कि संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए बीजेपी के खिलाफ जी। वो होगा कि नहीं वो अलग बात है। नीतीश कुमार को यहाँ के लोग वोट देना चाहेंगे या वो उनकी बिरादरी से प्रभावित होंगे, इसमें अभी बहुत दूर की कौड़ी है। ये अभी इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो लोग लाठी खाने का मादा रखते हैं, जिनकी सभाओं में भीड़ आती है, जिनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, वो जेल जाने से क्यों डरते हैं? जेल भर दें कार्यकर्ताओं से, सड़कों पर उतर आए तो कुछ मुद्दों पर वो लड़ सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। और वो दम खाली समाजवादी पार्टी में है, इसके अलावा और तो कोई दल में ऐसा है नहीं कि इतना कार्यकर्ता इकट्ठा कर ले। अब समस्या इस बात की है कि जनता भी विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है।
विपक्ष चाहे जितना मुद्दा उठाता है, जनता वोट भाजपा को देती है। धर्म का चश्मा ऐसा चढ़ा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सब मुद्दे पीछे छूट गए। इस पर चर्चा जनता नहीं करना चाहती। ये फ्री का राशन ने बीजेपी को बड़ा वोट दिलाया, बड़ी ताकत दी। पर अब तो एक राशन बंद हो गया, एक ही चल रहा है केंद्र वाला केवल। देखिए, जब तक पेट भरता रहेगा तब तक बात निकलती रहेगी। जिनके पेट खाली हैं वो बात नहीं करते, फिर उनको वो काम मांगते हैं। तो हमारे देश में एक बड़ी समस्या ये है कि हम इजी मनी चाहते हैं, कम मेहनत से अधिक पैसा जी। और इस देश में भ्रष्टाचार अगर कोई दूसरा करता है तो वो खराब लगता है, लेकिन अगर खुद करो तो मज़ा आता है। उसमें कोई ये हर आदमी पे लागू होता है। तो समस्या इसी बात की है। एक महत्वपूर्ण फैसला आज आया कि 18 जातियों को हाई कोर्ट ने कहा कि ये एससी में शामिल नहीं हो सकते, सारी अधिसूचनाएं रद्द। अब ये मामला गंभीर हो गया। बीजेपी को भी इस पे वोट लेना है, सपा को भी लेना है। अब ये जो असल में बिना प्रॉपर तैयारी के विधानसभा लोकसभा की अप्रूवल के जो प्रोसीजर है उसका पालन नहीं होता है और सीधे ये लोग ओबीसी से उठा के एससी में कर देते हैं, बाद में कोर्ट से हो जाते। प्रोसीजर पूरा नहीं करते हैं ये लोग। देखिए, ये तो एक प्रोसीजर तो केंद्र सरकार के हाथ में अधिकार देना, लेकिन ये एक विधानसभा के प्रस्ताव को बहाना बना लेते हैं। कुछ सरकारों ने की कोशिश, लेकिन कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया। देखिए, सियासत की बात चल रही है कि जो संघर्ष करेगा उसे कुछ मिलेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा या हारेगा। जी वीरेंद्र जी, बीजेपी आज इस देश में % मोहम्मद शाह सत्ता में है, लेकिन अगर आप उसको 272 पर रोक दें तो देश में इतिहास, भूगोल और सत्ता की सारी तस्वीर बदल सकती है। 300 के ऊपर जो बीजेपी है वो मोदी और अमित शाह की बीजेपी है। उसको जनता और उसको देश में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर बीजेपी 270 सीटें जीतेगी तब बीजेपी के भीतर ही तमाम सारी आशंकाएं पैदा हो सकती हैं। एक चीज साफ है जी कि पतंग और जिंदगी, इन दोनों में एक समानता ये है कि जब तक आप ऊंचाई पर हैं ये दोनों, तभी तक वाह वाह होगी, और जिस दिन हटे उस दिन कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। आज सुना पावर कॉरिडोर में काफी हलचल थी, कुछ हुआ क्या आज? आज एक उत्तर प्रदेश के सबसे ताकतवर IAS अफसर का विदाई हो गई। अच्छा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, क्योंकि 1 साल के एक्सटेंशन की उम्मीद लगाई गई थी, वो हुआ नहीं। अवनीश अवस्थी योगी सरकार के बहुत भरोसेमंद अफसर थे और माना यह भी जा रहा था कि वो विदाई होगी नहीं, उनको कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाएगा, लेकिन उनके सारे विभाग कार्यवाहक के तौर पर संजय प्रसाद को दे दिए आज गए। काफी हलचल सुनना हो रही थी। बिल्कुल, बहुत सारे लोग अभी नजर गड़ाए हैं, बड़े IAS अधिकारी, कि ये परिवर्तन का जो लाभ है वो कब आज मिलेगा। हेमंत जी काफी टेलीफोन सबसे करके पता कर रहे थे। हेमंत जी तो बड़े पत्रकार हैं, उनको मालूम रहा होगा जी जी कि कुछ अरे ना मैंने कुछ। कल लिख दिया था, अरे भाई बीरेन जी, ओपिनियन में मैंने कल ही लिख दिया था कोई एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। अच्छा, खुल के लिखा था, आपका भी वो मांगा था, उसमें टिप्पणी। अरे डिबेट पॉलिटिकल हो रही है, आप लोग ब्यूरोक्रेसी आज में कहाँ एक चले महत्वपूर्ण गए? बात यह आई है जी, कि वरुण गांधी ने अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल से भाजपा शब्द हटा दिया है। वो शायद आज हमने पहले भी नहीं रखते थे क्या, कोई बता रहा था मुझे। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो इस बात को लेकर जी। सोशल मीडिया पर काफी चीजें चल रही हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। देखिए, सुरेंद्र 25 राजपूत जिले ढूंढने लगे बीजेपी ने तुरंत। बांट रखे हैं। यूपी से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। मत अगर करो वो सर, 75+ जीतते बहुत हैं, विजिलेंट है, हम पकड़ लेते हैं। अगर वो 75+ जीतते हैं तो उनकी सरकार केंद्र में बनने से कोई नहीं रोक सकता, और मोदी के नाम पर ही इलेक्शन होना है। तो मोदी के चमत्कार को इस चुनाव में 2024 में अगर रोक सकते हैं तो विपक्ष मिल के रोक सकता है, अकेले कोई पार्टी रोक पाएगी, यह कहना बड़ा कठिन है। जी, यही सच्चाई है। बाकी देखिए, देने वाले समाज में कांसीराम ने कहा था कि देने वाले समाज में लाल पैदा होते हैं और मांगने वाले समाज में दलाल पैदा होते हैं। तो जो राजनीतिक दल जैसा रहेगा उसको वैसे मिलेगा।
संघर्ष जरूर अकेले करना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आप जीत जाएंगे उस दिन सैलाब आपके साथ होगा। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राकेश त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, विपक्ष के पास उनके अलायंस को 36% वोट शेयर असेंबली इलेक्शन जो इसी वर्ष कुछ महीने पहले हुआ, विपक्ष ने हासिल किया। यानी बड़ी और गंभीर चुनौती आपके समक्ष प्रस्तुत की। आप जितना इसको ईजी मान के चल रहे हैं, विपक्ष इसको इतना ईजी होने नहीं देगा। उनका वोट शेयर देखिए, उनका पिछला चुनाव देखिए। क्या यही दबाव है कि आपके नेताओं को अभी से जिलों के और सड़क नापनी पड़ रही है? देखिए ब्रजेश जी, 36% वोट आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने प्राप्त किए हैं। विधानसभा के चुनाव क्षेत्रीय आकांक्षाओं के साथ होता है और क्षेत्रीय दल का उसमें ज्यादा दबदबा होता है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी 10% वोट बैंक अधिक लेकर के उत्तर प्रदेश में हमने एक करिश्मा करके दिखाया है। 37 वर्षों के बाद हम सरकार रिपीट करके लाए उत्तर प्रदेश में। जब राष्ट्रीय आकांक्षाओं का चुनाव होगा, जब लोकसभा का आम चुनाव होगा, तो आम चुनाव में लोगों की पसंद राष्ट्रीय दल ज्यादा होते हैं क्षेत्रीय दलों की बनस्पति। इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जब 2024 का आम चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज और बढ़ेगा। हम 50% से ज्यादा आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय दल को जनता पसंद करेगी पार्लियामेंट के इलेक्शन में। हम इस बात तो यूपी में क्या आपके मुकाबले कांग्रेस को पा रहे हैं आप? ये तो बड़ा संकट कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस के पास बची हुई अपनी जो एक सीट है वो भी बची खुची बची रहे, ये अपने आप में ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी तो जीरो होकर उड़ने की स्थिति में है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब ये बात कह रही है तो उसके पीछे तर्क है। रामपुर की सीट और आजमगढ़ की सीट अभी तक समाजवादी पार्टी के खाते में हुआ करती थी उपचुनाव के परिणाम से पहले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम के साथ केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन सबको लेकर के हम जनता के बीच में गए और परिणाम हमारे पक्ष में आया। लेकिन अखिलेश यादव जी ना रामपुर गए ना आजमगढ़ गए। देखिए, आप जनता के बीच में आपका नेतृत्व जाने की हिम्मत नहीं जुटाएगा, आप जाकर के तैयारी नहीं करेंगे, परिणाम जब आएगा तो उसके बाद आप तमाम तरह के, आज जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सामाजिक भेदभाव करने वाला देश है, आप भारत को अपमानित करने का काम करेंगे, आप जनता पर लांछन लगाने का काम करेंगे, आप संस्थाओं को अपमानित करने का काम करेंगे, तो परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। आप अपनी पार्टी का एनालिसिस करिए। 52 प्रवक्ता घोषित कर दिए समाजवादी पार्टी ने, अपनी कार्यकारिणी नहीं घोषित की है, 52 प्रवक्ता घोषित कर दिए। यानी सारी लड़ाई टीवी पर और ट्विटर पर, टीवी और ट्विटर से लड़ाई जीतेंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जनता के साथ सरोकार रख रहे हैं और इसीलिए हमारे यहां प्रभारी बना रहे हैं, और इसीलिए प्रभारी से लेकर के मंत्री से लेकर के सरकार से लेकर के बताइए भाई, आईपी सिंह जी इन्होंने कुछ गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मैं चाहता हूं कि हर एक इनके सवाल का आप जवाब दें। गो अहेड। 2014 और 2019 मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, उनके पब्लिक डोमेन में एक नहीं 100 वीडियो उपलब्ध हैं, जब उन्होंने महंगाई से लेके और तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया था। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सबको उठाते थे और उन्होंने कहा कि भाई हमको इंट्रोगेट किया गया, इस तरह के मुद्दे उठाए। और उन्होंने कहा भी था कि मुझे 10 वर्ष चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले स्पष्ट करना होगा कि क्या 10 वर्ष उनका अभी पूरा नहीं हुआ, और जब पूरा होगा तो क्या वो आगे भी अब पुतिन की तरह, शी जिनपिंग की तरह, क्या भारत के लोकतंत्र की हत्या करके क्या और आगे वो जाना चाहते हैं। और सबसे अहम बात ब्रजेश जी, कि उत्तर प्रदेश या देश में जो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़े थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत से सदियों बाद दो मुट्ठी कुछ पैदा किया, घर बनाए, दुकान बनाए, कुछ संस्थान बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी अंबानी और अडानी के माइंडसेट से चलती है। उनके घर गिरा देना चाहती है, उनको तहस नहस कर देना चाहती है, उनका अस्तित्व मिटा देना चाहती है। और यही अस्तित्व पटेल जिस तरह से उभर के बिहार में आए हैं, जिस तरह से पटेल समाज आज नीतीश कुमार के साथ उत्तर प्रदेश का खड़ा हुआ है, जिस तरह से पटेल समाज बिहार, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में खड़ा हुआ है, आप विश्वास करिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी
182 के लिए तरस जाएगी। 2% पटेल हैं महाराष्ट्र यूपी लीजिए। में। ब्रजेश जी 2%। मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा। 2% और उनके 34 विधायक हैं, और क्या ले लोगे? बाद में कर लूंगा। आप 3 राज्य सुन लीजिए। मैं तीन राज्यों की बात करूंगा जहां 116 सीटें, जहां 106 सीटें जीती। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। आज भारतीय जनता पार्टी वहां 20 सीट पाने के लिए जुगत में है। इसलिए सीबीआई, ईडी घूम कर कहीं हेमंत सोरेन की सरकार गिरा देना चाहती है, कहीं मध्य प्रदेश में विपक्ष को, कहीं कर्नाटक में, कहीं आंध्रा में, कहीं तेलंगाना में, कहीं पश्चिम बंगाल, कहीं बिहार, कहीं उत्तर प्रदेश। ये भटक रही है। भटकती 2 आत्माओं का अंत 1.5 साल बाद हो जाएगा। अगर लोकतंत्र कभी बचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के वजह से हुआ। आपातकाल लगा, तमाम लोग सलाखों के पीछे गए, जिसकी बात आदरणीय बीरेन जी कह रहे थे कि हमें जेल भरना चाहिए। विपक्ष के लोगों से उत्तर प्रदेश की जेलें भरी हुई हैं। ब्रजेश जी और बीरेन जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे जिले में कम से कम 250 लोग सलाखों के पीछे हैं। कोई जिला नहीं है जहां समाजवादी पार्टी के 200, 300, 400 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में, अरे आप सवाल तो ले लें। ये तानाशाही आप भावुक हो रहे हैं, जरा सवाल ले कर लें। दिया हो। संघर्ष जारी है और उखाड़ कर अकेले दम पर समाजवादी पार्टी बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देगी, नस्ता नाबूद कर देगी। और जनता हमारे साथ है। पिछड़ा, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक हमारे साथ मजबूती से खड़ा है। पटेल भी हैं आपके साथ? पटेल समाज का एक वोट पटेल नीतीश कुमार को जाएगा। नोट कर लीजिए। बताइए भाई हेमंत जी, महसूस की जा रही है और इसीलिए ये क्या बात बता रहे हैं आईपी सिंह? पटेलों का वोट वास्तव में भारतीय जनता पार्टी भैया 2% है पटेल यूपी में। उसमें भी थोड़ी चिंता 34 MLA हैं उनके। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पटेल मतों के लिए अपना दल की आउटसोर्सिंग पर डिपेंड रहती है, जबकि उसके पास अतीत में और अभी निवर्तमान अध्यक्ष तक पटेल बिरादरी से रहे हैं। फिर भी पटेलों का प्रॉपर उनको नहीं मिला, उनकी उम्मीदों के विपरीत मिला। उम्मीदों के हिसाब से पटेलों को 2022 के विधानसभा चुनाव नहीं मिला। इसके बावजूद उनके इतने एमएलए हैं। सही है जी ब्रजेश जी। ऑलराइट, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ। हेमंत जी आपके पास लौट के आऊँगा। सुरेंद्र जी, देखिए सबने अपनी अपनी प्रिपरेशन बताई, लेकिन कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को लेकर अपनी प्रिपरेशन क्या है ये बता नहीं रहा। और दूसरी बात एक बड़ी गंभीर कह दी राकेश त्रिपाठी ने बातों बातों में, पता नहीं आपने उसका बुरा माना कि नहीं माना। कह रहे हैं कि बची खुची जो एक सीट है वो भी रहेगी कि नहीं रहेगी, 0 वाली बात कही। हालांकि कहना नहीं चाहिए, बचना चाहिए था, लेकिन अब कह तो दी। देखिए, अब राकेश जी की बात का क्या बुरा मानना। इस समय जन्मदिन भी है और सत्ता के अभिमान में भी हैं, तो दूसरे का अपमान करना है। इनको ये याद नहीं रहता कि 1948 से लेकर के और 2014 तक भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ हो दहाई के आंकड़े में आने के लिए तरसते थे। तो इनको 70 साल लगे, लेकिन अब चूंकि 10 साल में अच्छे वोट मिल गए और अच्छी वो मिल गई है, तो आज की डेट में अपमान कर रहे हैं। 1984 में 2 सीटें थी, 2012 में इनके 48 एमएलए थे, 2009 में इनके पास कितनी सीटें, 10 सीटें थी उत्तर प्रदेश से, 2004 में 10 सीटें थी उत्तर प्रदेश से, उसके बाद उससे पहले भी शायद 12 या 14 या 16 सीटें थी। ये अपने आप में इस तरीके की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी को या लोकतंत्र में किसी को भी नहीं करना चाहिए कि हम ऐसा है, हम वैसा है। तो सच बात ये तो जनता है, जनता ने आज अगर आपको सरमाथे पे बैठाया है तो जनता की उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर खरे उतरिए। महंगाई कम कीजिए, बेरोजगारी कम कीजिए, महिलाओं के प्रति अपराध कम कीजिए। एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध जो है 13% बढ़ गए हैं। अपहरण उद्योग हो गया है उत्तर प्रदेश में। इनके खिलाफ अगर काम करेंगे, हमको गाली देने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चुनाव जीत चुके हैं। अगले चुनाव में आपको लेकिन जवाब हमें नहीं देना होगा, जनता को देना होगा कि भाई आपको महंगाई खत्म करने के लिए लाए थे या कांग्रेस की एक सीट बताने के लिए लाए थे। कांग्रेस अपने चुनाव जीत सकती है, वो भी ऐसी भाषा सुन लीजिए। कांग्रेस अपना चुनाव इतनी कमजोर कांग्रेस मानते थे, 2009 में हम 22 सीटें लेकर के आए थे इसी उत्तर प्रदेश में आपके सामने। हेमंत तिवारी, मैं आपको एक चीज बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम
संगठन में हमें काम करने की आवश्यकता है, हम कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का संगठन में वास्तव में काम करने की आवश्यकता है, हम स्वीकार करते हैं। हेमंत तिवारी जी, लेकिन जिस तरीके से हमें ये अपमानित करने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये पूरा प्रदेश और प्रदेश की जनता देख रही है और इसका उचित प्रतिकार करेगी। थैंक यू। हेमंत तिवारी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ महत्वपूर्ण घटक दल हैं, छोटे छोटे और बड़े गंभीर घाव करते हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, संजय चौहान, महान दल वाले केशव देव मौर्य, इन सब के क्या पॉलिटिकल अलाइनमेंट पार्लियामेंट इलेक्शन में रहेंगे? क्योंकि ये लोग भी गेम ना बना बिगाड़, जीत भले न पाए लेकिन किसी को हराने भर के लिए पर्याप्त हैं। देखिए, एक बात सुनिएगा ब्रजेश जी, चाहे अनिल राजभर को भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर बना दे, सकलदीप राजभर को बलिया से राज्यसभा भेज दे, लेकिन यह हकीकत है कि अगर राजभर समुदाय कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर स्थापित सकते हैं। और ओम प्रकाश राजभर ने अभी हालिया असेंबली इलेक्शन में इस चीज को प्रूव कर दिया। पूरा आप चैंपियन बन गए। गाजीपुर में आपका खाता नहीं खुला, आजमगढ़ में आप खाता नहीं खुला, अंबेडकर नगर में आप खाता नहीं खुला, जौनपुर में बमुश्किल आप 4 सीट जीते, बस्ती में सिर्फ 1 सीट जीत पाए, उसमें 2 LI। बस्ती आप देखिए, ये पूरी बेल्ट ऐसी है जहां राजभर वोट 15 से ये लोग पार्लियामेंट में चुनाव में किस सेना के साथ खड़े दिखेंगे? देखिए, पार्लियामेंट के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की न्यूनतम मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना, और भारतीय जनता पार्टी की सख्त जरूरत है कि किसी भी स्तर पर किसी भी तरीके से, चाहे 2 सीट देनी पड़े, चाहे ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाना पड़े, उनको ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाना ही पड़ेगा। और अल्टीमेटली आप देखिए, शिवपाल यादव को क्या रोल देखते हैं आप? शिवपाल यादव का महत्तम रोल है, क्योंकि शिवपाल यादव का रोल, अगर शिवपाल यादव की भूमिका का सही इस्तेमाल तीसरे चरण के चुनाव यानी जसवंत नगर की पोलिंग समाप्त होने के बाद तरीके से अखिलेश यादव ने किया होता तो आज जो स्कोर है, स्कोर में बहुत वेरिएशन आपने देखा होता। अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। अभी भारतीय जनता पार्टी भी डिपेंड करता है कि यादव मतों को अपने पाले में ज्यादा तादाद में लाने के लिए उस शिवपाल यादव का स्ट्रेटेजिकली किस तरीके से इस्तेमाल करती है। दीपक मिश्रा, जो हेमंत तिवारी जी कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जैसे चाहेगी शिवपाल यादव को इस्तेमाल करेगी, नहीं, ये जरूरी नहीं है। हेमंत, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, बीजेपी बहुत रणनीतिक तौर से अगर शिवपाल यादव को इस्तेमाल करती है तो शिवपाल यादव उसके लिए 2024 के चुनाव में एक बड़े मोहरे साबित हो सकते हैं। इसमें दोनों का फायदा है। अब देखिए, ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए एसेट है शिवपाल यादव। देखिए, अब बीजेपी के लिए हो न हो, लेकिन अगर सपा ने शिवपाल जी का इस्तेमाल किया होता नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही कि बीजेपी, अब आइए बीजेपी की बात कर ले, उनकी बात में सच्चाई है क्या? अब शिवपाल यादव जी उत्तर प्रदेश के एसेट हैं, गरीबों की आवाज है। बीजेपी वाला जो बता रहे हैं उस पे बताओ। अब भारतीय जनता के तो प्रतिनिधि शिवपाल जी हैं ही। आप देखिए कि आज ही बुंदेलखंड के बच्चे आए थे ये कहने के लिए कि चाचा से कहिए कि हम लोग जो संविदा कर्मी हैं हमारी आवाज उठाएं, हम आजमगढ़ में पड़े हुए हैं, 20,000 में हम कैसे। क्या बीजेपी के लिए इस्तेमाल होने के लिए शिवपाल यादव तैयार हैं, जैसा हेमंत तिवारी जी क्लेम कर रहे हैं? ये हेमंत तिवारी जी का क्लेम है भाई, हेमंत यादव और आपके साथ लाइव है, अगर कोई गलत है तो हेमंत तिवारी जी एक सच को बता रहे हैं कि शिवपाल जी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता में अपार स्नेह है। अरे जनता की बात ही नहीं कर रहे हैं, हेमंत जी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। दूसरी एक सच को भी ये रेखांकित कर रहे हैं कि हमने अब सपा का सपा, अरे वो बीजेपी कह रहे हैं, बीजेपी जी, लेकिन आप काट क्यों रहे हो बात को मेरी? प्रसपा ने अपनी कार्य समिति बनाई, सुन तो लो भाई, सड़क पे लड़ रही है। और ये भी मैं बता दूं, सुन लो, आप तो बड़े सिंसियर आदमी हो, सुन रहे हैं क्या कहा जी। हेमंत क्या कहना क्या चाहते हैं? हेमंत तिवारी जी ने एक सच को रेखांकित किया है, हमने चरागे दिल जला के रख दिया, जिसके जी में आए रोशनी ले जाए, लेकिन राष्ट्रवाद, समाजवाद, बीजेपी को रोशनी देंगे शिवपाल जी बने हैं और बनते रहेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना बहुत कीमती वक्त आज की परिचर्चा के लिए निकाला, और उम्मीद करते हैं कि आप सबने अपनी अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।